आज हम वापसी कहानी पर बात करेंगे और उषा प्रेमवदा की ये बहुचर्चित कहानियों में से है। और आधुनिक हिंदी साहित्य में उषा प्रेमवदा जी का एक विशिष्ट स्थान है। और उस स्थान में या उसमें कहानी में वो अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के कारण उषा जी बहुत चर्चित है, प्रशंसित है। बहुत उनकी प्रशंसा होती रहती है। अपनी रचनाशीलता के कारण एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है वो हमारी हिंदी कहानी में। और वो आज के व्यक्ति की जो दशा है, जो दिशा है, जो रियलिटी है लाइफ की, उस पर हमेशा बात करती हैं। हिंदी कहानियों पर होने वाली कोई भी चर्चा इनकी कहानियों के बिना अधूरी मानी जाती है। नई कहानी के बाद हिंदी कहानी का जो विषय था, वस्तु में जो यथार्थवाद है, उषा जी की कहानी उसी का प्रतिनिधित्व करती है। वापसी कहानी में क्या है? परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व है। आधुनिकता के जिस दौर में दो पीढ़ियों के बीच में हो रहे जो बदलाव है, जो टकराव है, जो एक जनरेशन गैप की बात दिखाई देती है, उसी का लेखा जोखा वापसी में हमें नजर आता है। कहानी में एक सेवानिवृत्त होकर घर लौटे गजाधर बाबू को अपने ही घर में 35 साल बाद जब वो वापस आए तो उनको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। उसके एक बहुत कटु अनुभवों का चित्रण इसमें हुआ है। ज़िंदगी इसके अलावा जो उषा उषा प्रियंवदा की अन्य कर है, कोई एक दूसरा, मेरी प्रिय कहानियाँ, इनका संग्रह है। ज़िंदगी और गुलाब के फूल, कितना बड़ा झूठ, और 55 खंबे लाल दीवारें, इस पे तो सीरियल भी बना है। और रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वर्षी, ये उनके बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास भी हैं। और इसकी जो हम वापसी कहानी की कथा वस्तु है, उसको बहुत कम लफ्ज़ों में अगर आपको बताया जाए तो स्टेशन मास्टर हैं गजाधर बाबू, और उनकी सेवानिवृत्ति का दिन है, अंतिम दिन की बात है। वो उनके साथ गणेशी है जो उनको ला के चाय देता है, और उनकी वापसी का सारा इंतज़ाम, और कुछ कुछ उनके लिए कि किस तरह से आप वहाँ पर एक सुंदर, और वो उनका जो ख्वाब में चल रहा है इमेजिनेशन कि अब सुंदर और सुखद दिन वो अपने घर पे सपने संजोए हुए हैं कि जा रहे हैं, तो पाएंगे कि परिवार के लोग अपने हमारे अपनाएंगे और हम वहाँ अपनी मर्ज़ी से रहेंगे। और ये जो आवाज़ें हैं स्टेशन की थी, हमेशा वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए छोटी जगहों पे पोस्टिंग रही, वो वहाँ रहे और अपने बच्चे को बड़े शहर में रख के उन्होंने पाला पोसा बढ़ाया। अब जब वो ये सारी चीज़ें जब लौट के घर पहुँचे, तब नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद जो उन्होंने सुखद स्वप्न देखा था, उसका जो मोह भंग उनका घर जाने के बाद हुआ, वो यहाँ पर विषय है चर्चा का। कि सुंदर और सुखद घर का वो सपना संजोए घर लौटे तो जो पाया उन्होंने कि परिवार का लोग अपने अपने ढंग से जी रहे हैं। बेटा जो है वो घर का मालिक ही बन गया है, बेटी और बहू घर का कोई काम नहीं करती, उनकी पत्नी ही रसोई का सारा काम करती हैं। और जानबूझकर आवश्यकता से अधिक जब उन्होंने ये जिम्मेदारी देनी भी चाही तो उन्होंने आवश्यकता से अधिक राशन खर्च कर दिया, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास इसके अलावा हमें आता ही नहीं है किचन का काम करना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, वो खाली उनको फिर ये समझ में आया कि जिस परिवार के लिए वो सालों से मेहनत कर रहे थे और छोटे मोटे स्टेशन के क्वार्टर में अकेले रहकर उन्होंने अपना जीवन गुजार दिया, जिस परिवार के सदस्य के लिए, सदस्यों के लिए उनके मन में उनके लिए कोई लगाव नहीं है, बच्चों के लिए वो केवल पैसा कमाने का साधन मात्र है। गजाधर बाबू की उपस्थिति, किसी कार्य में उनका हस्तक्षेप उनके बेटे बहू बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। उनकी पत्नी उन्हें समझने के बजाय उल्टे उन्हीं के बच्चों के फैसले के बीच में ना पड़ने की सलाह देती हैं। परिवार में गजाधर बाबू की वापसी आधुनिक परिवार में टूटते पारिवारिक संबंधों के साथ परिवार के बूढ़े व्यक्ति की लाचारी की झांकी प्रस्तुत करते हैं। गजाधर बाबू अपने बच्चों के साथ मनोविनोद में शरीक होना चाहते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें देखते ही सीरियस हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं। कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि उनकी जो उपस्थिति है वो भी उनके बच्चों को अखर रही है। घरेलू मामले में उनके किसी भी तरीके से उनकी दखल अंदाजी, उनके जो चाय पार्टीज चलते थे वो सब रुक गए हैं उनके आने से। बाहरी कमरे में उनका बिस्तर था जिसकी वजह से उनके मेहमान नहीं आ पा रहे थे, वो सारी चीज़ें उनको अवरोध लग रही थी। और सबसे जो दुखद बात थी कि उनकी अपनी पत्नी ने जो उनको स्नेह और सौहार्द नौकरी के समय उनका ख्याल रखा करती थी, और अब वो अपनी पत्नी घर की रसोई संभालने में ही बस वो संतोष का अनुभव करती हैं। बाकी पति के लिए वो
बिल्कुल एकदम वो भी पराई सी हो गई हैं। उसका जो पराया होना है पत्नी का वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर वो ये करते हैं अंततः कि अपना पत्नी उनके स्टोर रूम में चारपाई रख देती हैं और फिर वो अंततः चीनी मिल में एक नया काम ढूंढ लेते हैं और उसमें जाने के लिए कहते हैं कि अब मैं उस काम में जा रहा हूँ और मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो सब के सब फिर पुरानी अपनी रवायत पे आ जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। और जो इसके आखिरी लफ्ज़ हैं, भी मैं आगे आऊँगी कि चरपाई हटा देना, स्टोर से भी कहती हैं उनकी पत्नी की चरपाई को हटा देना, आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो वो बहुत गहरा कर देती है उसके असर को कहानी के। तो जो ये निष्कर्ष इसका निकल कर आता है वो यही आता है कि वापसी जो है आधुनिक युग के वास्तविक यथार्थ को प्रस्तुत करती है और कहानी ये दर्शाती है कि आधुनिक पीढ़ी के लिए परिवार में पुराने मूल्यों की तरह पिता का भी कोई अब स्थान नहीं रह गया है। वो बच्चों के लिए और पत्नी के लिए केवल धनोपार्जन का निमित्त मात्र है और उसके सामने वो दो वक्त की भोजन की थाली रख देने से एक पत्नी का कि मांग में सिंदूर डालने की खाली अधिकारिणी है और समाज में प्रतिष्ठा पा रही है, दो टाइम थाली रख दी है और सारे कर्तव्यों से निजात पा गई है। अतीत के पन्नों को वो पुनः वैसे जीना चाहते हैं किंतु वो अब उनसे संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब उनके परिवार में उनके लिए कोई जगह नहीं है। इस प्रकार जो ये कहानी है वो वर्तमान युग में बिखरते मध्यवर्गीय परिवार की त्रासदी और उसके ऊपर विघटन पर प्रकाश डालती है। और जो इसमें फिर कैरेक्टर्स जो आते हैं वो गजाधर बाबू इसके पात्र हैं। और गजाधर बाबू को जब ये समझ में आता है कि नौकरी में उन्होंने करीब 35 साल गुजारे थे और देखा जाए तो पहले दिन बैठक में कुर्सियों की दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चरपाई डाल दी गई थी। तत्पश्चात क्या हुआ, पत्नी की कोठरी भंडार गृह में उनकी चरपाई डाल दी गई। फिर गजाधर बाबू और उच्च शिक्षा के लिए वो 35 वर्षों तक अकेले काम करते रहे। और गजाधर बाबू के जो बहुत क्वालिटी जो दो थी, वो स्नेही व्यक्ति थे, स्नेह की आकांक्षा भी रखते थे, परिवार के सदस्यों के साथ मनोविनोद भी करना चाहते थे। उनके 4 बच्चे थे, बड़ा बेटा अमर, छोटा बेटा नरेंद्र, बड़ी बेटी कांति कांति तथा छोटी बेटी बसंती। बसंती का तो आपको पता ही है कि वो पड़ोस पे जाया करती थी और वहाँ पर युवा 2-3 लड़के भी थे। उनका मन था कि वो वहाँ रोज़ ना जाया करे और घंटों घंटों बिता के वहाँ से ना आया करे। जब ये बात कह दी गई, समझाई गई, तो उसने खाना पीना छोड़ दिया और बेटी का रवैया बाप के लिए बहुत ही ज़्यादा रोषपूर्ण हो गया था। तो गजाधर बाबू का जो जीवन है वो एक तरीके से सफल कहा जा सकता है क्योंकि सफलतापूर्वक उन्होंने 35 वर्ष तक रेलवे की नौकरी की। फिर वो सम्मान के साथ वहाँ से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने शहर में एक मकान भी बनवाया था, बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियाँ भी कर दी थी, 2 बच्चे ऊंची ऊंची कक्षाओं में भी पढ़ रहे थे और घर जाने की जो खुशी उनकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका मन बहुत दुखी था। क्यों? घर जाकर पत्नी बाल बच्चों के साथ जो रहने की कल्पना थी उससे वो खुश थे, परंतु जिस रेलवे क्वार्टर में 35 साल काटे थे और वहाँ की परिचित जो स्नेह जो आदर में सहज संसार से जो एक नाता टूट रहा था, तो सामान हट जाने से वो क्वार्टर की कुरूपता को जब देखा खाली उन्होंने, तो उनका मन बहुत हृदय द्रवित हो गया और विषाद से भर गया। अमर को अपने पिताजी से बेइंतहा, बेटा जो था उसे बहुत शिकायतें थी। उसका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही रहते हैं, कोई आने जाने वाला मेहमान हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं है। अमर को अब वो छोटा समझते हैं, मौके पर मौके टोक देते हैं, बहू को काम करना पड़ रहा है। अमर को हर चीज़ में अपने पिताजी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। बहुत बड़े आदमी, बूढ़े आदमी हैं, चुपचाप पड़े रहें, ये एक डायलॉग है इस पे। बसंती भी जो उनकी बेटी थी कि कपड़े बदल कर शाम को वो रोज़ बसंती पड़ोस में शीला के घर जा रही थी, तो उन्होंने उसको रोका कि वहाँ जाकर ज़रूरत नहीं है, जाकर अंदर पढ़ो। उसी से वो रूठ गई थी, मतलब कोई भी उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा था। अब जब भोजन बनाने की बहू को जिम्मेदारी दी गई थी तो उसने बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से सारा घी उलट दिया और सारा था। तो गजाधर बाबू अस्तित्व जो उनका था वो अपने परिवार का हिस्सा क्यों नहीं बन पाए, ये जब अगर स्पष्ट करने की बात आए तो गजाधर बाबू निम्न मध्यवर्गीय समाज के नौकरी पेशा पात्र हैं जिन्होंने घर परिवार से दूर रहकर अकेले 35 वर्ष सिर्फ इस प्रतीक्षा में व्यतीत किए हैं कि सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अपने परिवार के साथ रहेंगे
और उसी आशा तथा सुखद कल्पना के साथ वो अपने घरों को लौटते हैं। परिवार में आने पर उनके कोई गर्मजोशी से स्वागत भी नहीं होता, बल्कि उनको एक बंधन के रूप में माना जाता है। और सबसे के मध्य बैठकर वो एकांत जीवन को अपने विस्मृत करना चाहते हैं, तो कोई उनको अपने बीच बिठाना नहीं चाहता। पत्नी इतनी अचार दाल चावल में व्यस्त होती है, और बच्चे अपने अपने व्यक्तिगत आनंद में इतने व्यस्त होते हैं। उनके रहने का स्थान भंडार गृह कर दिया जाता है, वहाँ उनकी चरपाई है। पत्नी शिकायत भी करती है, पर उसमें सहानुभूति नहीं होती। बड़ा बेटा उनके आने पर अपनी गृहस्थी अलग बसाने की भी मांग करता है, और उनकी अनुपस्थिति में उनका परिवार अपनी तरह से जीने का चूंकि आदी हो चुका है, और वो वही डिमांड कर रहा है। अब गजाधर बाबू का हस्तक्षेप किसी को पसंद नहीं, यहाँ तक कि पुत्री भी नहीं, और वो केवल अब गजाधर बाबू केवल आर्थिक आधार पर रह गए हैं। इन सब से ये पता चलता है कि आधुनिक युग का समाज का जो सटीक उपादान गजाधर बाबू का चरित्र है जो लाया गया है, और वो अपने परिवार का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। एक सवाल इस पर यह भी बन सकता है कि वो जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ। कौन सा जीवन? जो रेलवे क्वार्टर में गुजरा था, जहाँ पर वो लौटते थे कि वो सुखी संतोष जीवन जीतेंगे, पर उन्हें लगा कि नहीं, वो ही जीवन ज़्यादा था। अब उनको वो याद आ रहा था कि बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर, निश्चिंत जीवन, गाड़ियों के आने पर स्टेशन की चहल पहल, रेल के पहियों की खटखट आवाज़, सेठ रामजी लाल के मिल के लोग, नौकरी का वो समय उन्हें खोई हुई निधि के समान लग रहा था। दूसरी ओर जब वो नौकरी पर थे तो घर की सुखद कल्पनाएं थीं। पत्नी का कोमल स्पर्श, उसकी मनमोहक मुस्कान, बच्चों के मनोविनोद आदि को पाने की कल्पनाएं थीं। वो उन्हें धनवान बना देती थी, पर लौटने पर जब उनको ये सब नहीं मिला, तो उनके लिए जब वहाँ कोई स्थान ही नहीं था, तो उनको वो निधि लगी जहाँ वो छोड़ कर आए थे। और अपना उनको गणेश ही उस वक्त बहुत याद आया। तो उनके गजाधर बाबू के घर जाने से पहले उनके घर की क्या स्थिति थी? बड़ा बेटा अमर मालिक बनकर रह रहा था, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, दोस्तों का अड्डा जमा रहता था, फिल्में देखने वीकली जाया करते थे, पड़ोस में बसंती हर वक्त रहती थी, खाना सिर्फ ओनली सासू माँ की जिम्मेदारी थी, और घर का कोई भी देखने वाला नहीं था, जैसे बिना किसी दिशा के घर चल रहा था। वापसी जो कहानी है, इसका शीर्षक बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर सवाल आता है कि ये कितना सार्थक है। लेखिका जो है उषा प्रेमवदा, वो प्रस्तुत कहानी का शीर्षक वापसी जो रखा है वो बिल्कुल सटीक रखा है। इसके दो आधार हैं। पहला आधार है गजाधर बाबू 35 वर्ष रेलवे क्वार्टर में अकेले रहकर अनेक आत्मीय आशाओं को लेकर वापस आते हैं, लेकिन वो क्या है? मृग मरीचिका, यानी कि मृग तृष्णा के लगता यहाँ पानी है बट वहाँ पानी नहीं होता, वो है। ये वापसी एक व्यंग भी है, एक दुखांत घटना बन जाती है। इस वापसी में सुख नहीं है, इसमें दुख है। दूसरा आधार है परिवार में रहने पर भी गजाधर बाबू अपरिचित व मेहमान के रूप में अस्थायी रूप में रहते हैं। उनका जीवन भार बन जाता है, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनकी उपेक्षा करती हैं। और उनका उस समय सेठ रामजी लाल की नौकरी के लिए उनको जब चीनी मिल से लौट जाना, जब उनको मिल गया वहाँ नौकरी, तो वो जो वापसी हुई है वो भी एक बहुत यथार्थता, उनके बुढ़ापे की यथार्थता को प्रकट करती है। इस वापसी के दुख में सुख था। ये एक बड़ी विडंबना है, विरोधाभास है। उपरोक्त जो चर्चा है वो कहानी वापसी शीर्षक की बिल्कुल उचित है। और गजाधर बाबू ने पत्नी के स्वभाव में भी काफ़ी परिवर्तन देखे। सवाल आ सकता है ये भी कि वो रसोई घर में जाती हैं तो पूजा घर से देर से निकलती हैं, वहाँ बड़बड़ाने लगती हैं। गजाधर बाबू के आते ही रसोई की ओर दौड़ती हैं, गरम खाना बना कर देती हैं, और चाय की वो प्रतीक्षा करते रहते हैं। अब वो ये सब नहीं करती। प्रेमपूर्ण वातावरण के बदले अब हर समय उनके पास सिर्फ शिकायत रहती है। उनका जो कोमल स्पर्श था, जो सुंदरता थी, जो मनोविनोद था, वो कटाक्ष वाणी में बदल गए हैं पत्नी के। नारी का सर्वस्व पति था, वो आज केवल भोजन की थाली के समान रखकर सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा लेना बन गया है। अब उनकी पत्नी का केंद्र है दुनिया घी चीनी अचार के डिब्बे, और बच्चियों की त्रुटि पर अगर वो बोल देते हैं तो उस पर भी वो झुंझला उठती हैं। पति के साथ नौकरी पर जाने, पति नौकरी जब नहीं मिलती है तो वो अपनी पत्नी को हक समझ के कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलोगी, तो वो साफ जाने से मना कर देती हैं कि यहाँ सब कौन देखेगा, यहाँ सब कुछ मेरे हिस्से चलता है, और वो अकेले जाते हैं। और अब अरे ये बहुत विडंबना है, अरे नरेंद्र बाबूजी की चरपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है।
देखा जाए तो लेखिका इस बात को कहने के पीछे क्या मकसद हो सकता है। घर में अपने अस्तित्व के नचकारे जाने का जो दुख है, उससे दुखी होकर गजाधर बाबू शहर में चीनी मिल में काम करने चले गए। उनके साथ ही उनका सामान भी चला गया। उनके अस्तित्व का बोध कराने वाली केवल एक चारपाई थी, और वो चारपाई भी उनकी पत्नी ने उसे भी हटाने का आदेश दिया, क्योंकि उनके अस्तित्व का अनुभव होने पर सबको घर में फिर से एक विघटन, एक कलेश, एक अव्यवस्था, असम्मान की भावना पनपने लगी। पत्नी पूर्ण रूपेण गृहस्थी को समर्पित हो गई। गृहस्थी कहते तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। कुल मिला के लेखिका के ने इन शब्दों में एक मनोविज्ञान के सूक्ष्म तंतुओं का हमें ज्ञान दिया है कि मनुष्य ऐसी परिवर्तन को, स्थिति को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता, जिसके कारण उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है। गजाधर बाबू उस परिवार के लिए सिर्फ आर्थिक आधार थे। परिवार के प्रति कोई संवेदनात्मक रिश्ता किसी का किसी से जुड़ा हुआ नहीं था। तो इस तरह से वापसी कहानी का अगर उद्देश्य आता है, उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है सवाल। उषा प्रेमदा की वापसी कहानी पारिवारिक संबंधों की संवेदनहीनता पर निर्भर है, उसका आधारित है। उसका उद्देश्य पारिवारिक विसंगतियों और बिखराव को अंकित करना है। रेलवे में नौकरी करने वाले गजाधर बाबू घर से दूर अकेले सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। पत्नी, एक बेटी, दो पुत्र, पुत्रवधू, ये सब प्राणी हैं जो शहर के मकान में रहते हैं। नौकरी से सेवानिवृत्त होते हैं, वो घर आते हैं। पारिवारिक आत्मीयता की बड़ी उम्मीदें उनके मन में है, परंतु घर आने पर वो सब भ्रम टूट जाता है। अब घर आके वो अपने ढंग से चलाना चाहते हैं, लेकिन उनको हर स्तर पर इग्नोरेंस मिलता है, उपेक्षा मिलती है। बेटी, पुत्र, पति, ये सब पत्नी, सब लोग उनके अंदर परिवार में विक्षोभ पैदा करने लगती है उनकी उपस्थिति लोगों को। सेठ रामजी लाल के मिल में वो फिर से नौकरी करने चले जाते हैं, जहाँ से वे सेवानिवृत्त हुए थे। कहानी जो है वो आज की संवेदनहीनता की गिरावट को प्रस्तुत करने में पूरी तरह से सफल रही है। निरंतर असहिष्णु बनती जा रही युवा पीढ़ी के स्वच्छंद व्यवहार का दुष्परिणाम पुरानी पीढ़ी झेलती है। व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों के बढ़ते क्रम में ये कहानी पारिवारिक संवेदनाओं की वापसी का प्रयास भी है। और इसकी जो भाषा शैली है वो बहुत अच्छी है। नारद ने इसमें भाषा शैली का अगर अध्ययन किया जाए तो उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आई हैं, जैसे तद्भव, तत्सम, देश, विदेशी, ये सारे हैं ना, तो बहुत सारे शब्द हैं। बॉक्स है, विषाद है, वर्ष है, दोहरी, रात्रि, खिन्नता। तत्सम अगर देखिए तो विषाद, वर्ष, रात्रि, स्निग्ध, प्रकृति। तद्भव है तो देशज है तो छप, छोर। विदेशी है तो बॉक्स, आखिरी, टोन। मुहावरे भी हैं, शब ऊँट के मुंह में जीरा। राजा 10-12 रोटियां खाता है, इस तरीके की चीज़ें भी शब्द है। मुंह लटकाना, ये वाक्य प्रयोग भी हैं। इस तरह से देखिएगा अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें आई हैं। तो मुहावरे हैं, सारे शब्दों का प्रचार प्रसार हुआ है तद्भव तत्सम का। और बहुत ही उसमें काफ़ी काम इस पर हुआ है। तो वापसी पाठ का सारांश आपने देखा, उसके ऊपर उसका जो विश्लेषण था वो भी देखा कि किस तरीके से इसमें एक मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक तथ्यों का उद्घाटन किया है। वर्तमान समय में ये बहुत अधिक प्रासंगिक उनकी कहानी है, और हमेशा से ही ये बहुचर्चित रही है। बहुत सारे कोर्सेज में है, ISPCS के सिलेबसेस में भी है, और हर जगह है, और आपके कोर्स में भी है। अब हम इसके बाद यहीं समाप्त करते हैं।